हाँ जी बेटा जी, हम लोगों ने बेटा जी अपना टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स के अंदर यूकेरियोटिक सेल में मैक्सिमम पार्ट खत्म किए थे। हमने अभी तक बेटा जी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम खत्म कर लिया। उसके बाद हम लोगों ने प्लास्टिड क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये टॉपिक भी खत्म हो गए। अब आने वाला है सबसे जबरदस्त सेल ऑर्गेनल जिसका नाम है बेटा जी न्यूक्लियस। ये सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल है आपके सेल का। साथ में इसमें बहुत सारी हमें और भी चीजें पढ़नी है, लाइक क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए कैसा कैसा, यहाँ पे क्रोमेटिन क्या होता है। तो आज के क्लास में हम पहले इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, फिर हम बातें करेंगे क्रोमेटिन और बेटा इसके बारे में, यहाँ पे अबाउट दी क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैसे बनकर तैयार होता है। ये चीजें आपको फिर दोबारा पढ़नी, जब अगला चैप्टर आपका आएगा बायोमोलिक्यूल, तो उस चैप्टर में हम आपको ये बताएंगे ये डीएनए का कंपोजिशन क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना होता है। जो आप बार बार वर्ड बोलते हैं सर इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, तो शुगर कौन सा होता है, क्या नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, कौन सा बेटा जिसमें फॉस्फेट किस फॉर्म में होता है, ये सब आंसर आपको मिलेंगे अगले चैप्टर में। यहाँ पे हम बस उसका हल्का सा क्या जानेंगे बेटा जी, और व्यू जानेंगे कि डीएनए किस फॉर्म में यहाँ पे होता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं बेटा जी। अपने टॉपिक का नाम है बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियस। जैसा कि हम चैप्टर की जब शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेटा जी उसकी यहाँ पे डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसको डिस्कवर करने वाला सबसे पहले देखने वाला कौन था। अब मैं एक नई लाइन ऐड करूंगा जिसको आपको समझना है, वो चीज याद रहे तो अच्छी बात है। सबसे पहले न्यूक्लियस को देखने वाला रॉबर्ट ब्राउन नहीं था। सबसे पहले न्यूक्लियस को देखने वाला था लीवन, और उसने देखा था इन द आरबीसी ऑफ फिश, इन द आरबीसी ऑफ फिश। बट उसका इतिहास में कहीं नाम नहीं है, क्योंकि वो न्यूक्लियस को देखा था कि हाँ कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनल है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्या उसके बारे में डिफाइन करना होता है, ये कुछ भी नहीं कर पाया। कौन यहाँ पे आपका लीवनहुक। तो हम कहते हैं कि पहली बार न्यूक्लियस को प्रॉपर्ली डिस्क्राइब करने वाला, डिफाइन करने वाला, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला सबसे पहला जो साइंटिस्ट आया वो कौन था बेटा जी, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन। तो सारा क्रेडिट हम किसको देते हैं बेटा जी, यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन को। तो हमने सबसे पहला वर्ड बोला बेटा जी यहाँ पे, फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। जबकि बातें बेटा 1831 की। आपकी सेल का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल अगर कोई है तो वो भी क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस। तो हमने कहा लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल। सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन है बेटा जी, यहाँ पे अपना, यहाँ पे न्यूक्लियस है। यहाँ पे अब पॉइंट आता है सर न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता, इसके बारे में और कुछ बातें की गई थी यहाँ पे। तो हम पहले इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, या पहले नंबर की बात कर लेते हैं कि सर सेल में न्यूक्लियस कितने होते हैं नंबर में। तो हम बातें करते हैं बेटा जी, एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है मेनली। मेनली जो भी दुनिया की सेल होती है वो यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, और इसका काम होता है पूरी सेलुलर एक्टिविटी को बेटा जी यहाँ पे कंट्रोल करना। हम बात किसके कर रहे हैं बेटा, जब अबाउट दी नंबर। तो हमने कहा सबसे पहला वर्ड लेके आते हैं बेटा जिसका यहाँ पे नंबर के बारे में। तो हमने कहा नंबर इसका वैसे वेरिएबल है, बट हमने पहला वर्ड बोला मोस्टली सेल हैव सिंगल न्यूक्लियस। कशिश गुड़िया, अगर सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है तो हम यहाँ पे दुष्यंत बेटा ऐसी सेल को क्या बोलते हैं, यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड। ऊर्जा गुड़िया, ऐसी सेल को क्या नाम देंगे बेटा जी, यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड, क्योंकि उस सेल में एक ही न्यूक्लियस है। और दुनिया की मैक्सिमम सेल ऐसी हैं जिनमें एक ही न्यूक्लियस होता है, मैक्सिमम सेल ऐसी होती है। तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, सेल ऐसी होती है। बट मैं ये नहीं कह सकता दुनिया की हर सेल ऐसा होती है, मैंने कहा मोस्टली सेल ऐसी होती है। अब आप कहोगे सर अगर यहाँ पे यूनिक की आपने बातें की है, तो ऐसे ही मैं एक बात करता हूँ बेटा जी अबाउट दी बाइन्यूक्लिएटेड। इस सेल में क्या है बेटा जी, यहाँ पे आपके दो न्यूक्लियस है। और बड़ा कॉमन एग्जांपल है पैरामीशियम। क्या एग्जांपल है, आपके पीछे लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हो। उसके दो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस और बेटा जी मैक्रो न्यूक्लियस। इसमें एक नहीं, कितने न्यूक्लियस होते हैं बेटा जी, यहाँ पे
तो न्यूक्लियस है, तो आपने कहा इसका एग्जांपल है बेटा जी यहाँ पे पैरामीशियम, दिस इसका नाम बोल देते हैं क्यूरेटर। इसमें बेटा जी कितने न्यूक्लियस होते हैं? यहाँ पे दो होते हैं। अब आप कहोगे सर क्या दो से ज्यादा भी है? तो तीसरा वर्ड आ जाता है, दो से ज्यादा भी हो सकते हो। हम वर्ड बोलेंगे बेटा जी, कंडीशन कैसी आ जाती है बेटा जी आपकी? मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब दो से भी ज्यादा है। इसके भी एग्जांपल हमारे सिलेबस पर हमें समझ में है। हमारी आप लोग जब मसल्स की बात करते हो, किसकी बात करते हो? मसल्स की। तो आपकी सबसे पहली मसल आती है स्केलेटल मसल। अभी गुड़िया हमारी सबसे पहली मसल आपकी स्केलेटल मसल, जो हमारी हड्डियों के ऊपर प्रेजेंट होती है बेटा जी, जो मसल हमारी हेल्प करती है लोको मोशन में। आप कहते हो सर इस मसल के अंदर कंडीशन जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा यहाँ पे कंडीशन कैसी बेटा जी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ऐसी गुड़िया कंडीशन यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो मैं इसके लिए कुछ टर्म्स यूज करूंगा, उन टर्म्स को समझना है। मैंने यहाँ पे अनु बेटा पहला वर्ड यूज किया सिनसाइटियल कंडीशन या सिनसाइटियल सेल। आप कहोगे कोई भी ऐसी एनिमल की सेल दैट हैव द मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, कोई भी एनिमल की सेल है और उसमें कंडीशन कैसी है मेरे बच्चा? यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, मैं ऐसी सेल को क्या कहूंगा? यहाँ पे सिनसाइटियल। मैंने कहा मल्टी न्यूक्लिएटेड एनिमल्स। ऐसे बेटा ये वर्ड इसके लिए यूज हो गया है। अब आशुतोष अगला वर्ड आता है कोनियोसाइटिक सेल। क्या वर्ड आ गया यहाँ पे? कोनियोसाइटिक सेल। ये सेल भी क्या है बेटा जी? यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बट ये है बेटा जी प्लांट की सेल या फिर किसकी सेल बेटा जी? फंगस की सेल। आप जब फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो सबसे पहली जो क्लास आपके एनसीईआरटी बुक में आएगी फाइकोमाइसिट्स, उसमें आप लोग पढ़ोगे वहां पे कंडीशन कैसी है बेटा जी? मल्टी न्यूक्लिएटेड। वहां पे सेप्टा क्या होगी बेटा जी? एब्सेंट होगी। तो मैं कहूंगा इसका एग्जांपल बन जाएगा बेटा जी मल्टी न्यूक्लिएटेड प्लांट सेल एंड फंगाई। ये बेटा जी आपके यहाँ पे टाइप ऑफ सेल की बात की मैंने, किसके भी यहाँ पे? न्यूक्लियस के नंबर पे। मोस्टली सेल कैसी है मेरे बच्चा? यहाँ पे यूनी न्यूक्लिएटेड है, बट सारी ऐसी नहीं है। बाई न्यूक्लिएट के भी एग्जांपल आपके सामने क्या है बेटा? पैरामीशियम कोडेटम। आपने कहा सर मल्टी के अंदर दो बातें हमने कर ली यहाँ पे, या तो कंडीशन होगी सिनसाइटिल या फिर क्या हो गया यहाँ पे? कोनियोसाइटिक। ये एक एनिमल सेल की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है बेटा जी आपके प्लांट सेल की। ये था हमारा सेल के नंबर के भी। तो हमने सबसे पहले वर्ड बोला सेल का नंबर, न्यूक्लियस का नंबर क्या है बेटा जी? यहाँ पे वेरिएबल है, एक ही नंबर नहीं है। तो उसके पे आपके कैसी कैसी कंडीशन है, हमने उनकी आपके साथ बात की। बताइएगा भाई, समझ में यहाँ तक की बात? चलिए आगे अगले वर्ड में क्या आते हैं। तो न्यूक्लियस का आपने यहाँ कह दिया प्रेजेंट, क्या कोई ऐसा भी एग्जांपल है जहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट हो? सोचो, एक तरफ आप ये कहते हो सर सेल की पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस करता है। और न्यूक्लियस ही ना हो, क्या कोई ऐसी सेल है? आरबीसी। आरबीसी किसकी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था लीवन हुक ने डिस्कवरी किसमें किया था? आरबीसी। वो किसकी थी? यस, मैमल्स की। मैक्सिमम मैमल्स की जो आरबीसी होती है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है बेटा जी? एब्सेंट होता है। आप कह सकते हो हमारी आरबीसी में सारे सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट है। तो ऐसी भी सेल है जहां पे न्यूक्लियस क्या है बेटा जी आपका? एब्सेंट। और कोई एग्जांपल दे सकते हो इसके अलावा? तो बड़ा कॉमन आपने सुना है ना। हाँ बच्चा अभी कुछ बोले। सर स्टीम सेल्स। यस वेरी गुड। जो आपकी फ्लोएम के अंदर होती है सीव ट्यूब सेल या सीव सेल, उनके अंदर भी बेटा जी न्यूक्लियस क्या होता है आपका? एब्सेंट होता है। तो हम ये भी कहेंगे न्यूक्लियस इज एब्सेंट। इसको हटा देते हैं, नंबर की बात को ऐड करते हैं यहाँ पे। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैच्योर सेल लाइक absent in mature cell like
मोहम्मद आरबीसी प्लस में आप लिख सकते हो फ्लोएम ट्यूब सेल और ट्यूब सेल बेटा जी, इनके अंदर आपका न्यूक्लियस क्या है बेटा जी, आपका एब्सेंट है। अब यहां से हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन पूछा गया है, ये सेल लिविंग है या नॉन लिविंग है? ये सेल लिविंग है, ये सेल लिविंग है, बट क्योंकि अब इसके पास न्यूक्लियस नहीं है तो ये लंबे टाइम तक खुद को लिविंग नहीं रख सकते। तो हम ये पढ़ेंगे आगे जाके बेटा जी, इसका जो भी लाइफ होती है वो कितनी होती है बेटा जी, यहाँ पे 120 डेज की होगी। 120 दिन बाद यहाँ पे अभी गुड़िया ये आरबीसी मर जाएगी खुद बेटा जी, ये लंबे टाइम तक अपना सर्वाइवल मेंटेन नहीं कर पाएगी। जब हम बातें करते हैं स्यूट ट्यूब सेल में तो हम ऐसा फाउंडेशन नहीं लगाएंगे, पर इसके साथ कौन होता है, वेरी गुड, इसके साथ कौन होता है यहाँ पे कंपेनियन सेल होता है, जो इसको क्या करता है बेटा जी, यहाँ पे कंट्रोल करता है इसकी एक्टिविटी को। तो हम कहते हैं इसकी हेल्पर सेल होती है कंपेनियन, जो एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ये दोनों बेटा जी लिविंग सेल है, ये बात आपको याद रखनी है, बोथ आर द लिविंग सेल। एक की लाइफ लिमिटेड है, एक की लाइफ यहाँ पे लिमिटेड है। आप कहते हैं सर ये कंट्रोल इसका कौन करता है, यहाँ पे कंपेनियन सेल करता है। सही बात है। चलिए अब बात आती है सर व्हाट अबाउट लोकेशन, व्हाट अबाउट लोकेशन, कि भाई हमें ये न्यूक्लियस सेल में कहां दिखाई देगा। हम लोकेशन के बारे में सोच के देखते हैं सेल में। तो आप कहोगे सर नॉर्मली अगर मैं देखूं सेल में तो जो सेंट्रल पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, सेंट्रल पार्ट है, उसमें प्रेजेंट होता है क्या बेटा जी, यहाँ पे न्यूक्लियस। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एनिमल सेल की इन जर्नल, या प्लांट सेल की जर्नल बात करते हैं, कहां पे होगा, सेंटर में होगा। बट हर सेल में सेंटर में होगा ऐसा नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है वैक्यूल, यस प्लांट सेल में जब पैरेन्काइमा सेल की बात बोलते हैं आप ये कहते हो सर इट कैन ऑक्यूपाई अप टू द 90% ऑफ द स्पेस ऑफ द सेल। अगर 90% स्पेस यहाँ पे वैक्यूल ने ऑक्यूपाई कर ली तो भैया जी सेंटर में कैसे हो सकता है, वो कहां पे होगा, आपका पेरिफेरी पे इन द केस ऑफ द प्लांट। आप बातें करते हो सर हमारे एनिमल की हर सेल में क्या सेंटर में, तो वहां भी आंसर आता है नो। वहां भी आंसर क्या आता है, जब आप टिश्यू पढ़ोगे तो टिश्यू के अंदर वर्ड आएगा फैट डिपॉजिटिंग टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल आएगा एडिपोज टिश्यू, क्या नाम आएगा, और वहां पे सेल का नाम आएगा एडिपोसाइट। सेल का नाम क्या आएगा। अब सोचो मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, ये फैट स्टोरिंग सेल है, एनिमल सेल में यहाँ फैट स्टोर हो रहा है। ऐसे आप प्लांट में कहते हो सर वैक्यूल के अंदर चीजें स्टोर होती हैं, तो मतलब उसमें भी भैया जी वैक्यूल तो नहीं है, पर वहां पे क्या है बेटा जी, आपका यहाँ पे चीजें से स्टोर हो रही है, और चीज अगर पूरे पार्ट में स्टोर हो जाएगी तो वहां भी न्यूक्लियस कहाँ निकल जाएगा बेटा जी, पेरी पेरी पे। तो लोकेशन मैंने कहा इंटरनल कहाँ होती है, सेंटर में। इंटरनल कहाँ होती है, सेंटर में। तो आपने कहा सर एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में कुछ एग्जांपल आ जाते हैं लाइक एडिपोसाइट सेल, क्या नाम बोला मैंने, आपने कहा सर फैट स्टोरिंग सेल। इनमें क्या है बेटा जी, पेरीफेरी के ऊपर क्या प्रेजेंट है बेटा जी, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट। आपने कह दिया इन जनरल वो कहां होता है बेटा जी, अपना यहाँ पे सेंटर में होगा। यहीं पे अगर मैं कह दूं बात व्हाट अबाउट सर प्लांट, अच्छा प्लांट में ऐसा मत कहना सबके अंदर सर ऐसा होने वाला। प्लांट में जिसके बात करें जिसमें लार्ज साइज क्या हो बेटा जी, आपका वैक्यूल होगा। तो हमने कहा प्लांट that have large size वैक्यूल। तो आप ऐसा डायग्राम बना सकते हो सर, ये सेल है, इसमें अगर ये वैक्यूल है तो न्यूक्लियस कहां पे बैठा होगा, ऑन द पेरिफेरी होगा, बाउंड्री के ऊपर चला जाएगा। तो लॉजिक के साथ बात यहां भी खत्म होगी। अब बात आती है सर व्हाट अबाउट स्ट्रक्चर, तो व्हाट अबाउट शेप। बात आते हैं यहाँ पे उधर गुड़िया अबाउट द शेप। लक्ष्य बेटा हम यहाँ बात करने वाले हैं शेप के बारे में। तो उसकी शेप कैसी होती है, हम कहते हैं नॉर्मली जो हमारा ये होता है न्यूक्लियस ये स्फेरिकल शेप का होता है, ये राउंड शेप का होता है। बट हमेशा ऐसा होता है ये जरूरी नहीं है, इट मे बी डिस्क शेप,
इट मे बी आपका बेटा जी यहाँ पे ओवल शेप का हो, यहाँ पे इसकी शेप भी कैसी है बेटा जी यहाँ पे चेंज, जैसे कि आपने अभी एडिपोसाइट सेल की बात की, उसमें जो पेरिफेरी पे जाता है तो बेटा जो डिस्कोइड शेप का होता है फिर डिस्क शेप का होने वाला है यहाँ पे, तो इनका शेप भी क्या करता है यहाँ पे आपका वेरी करता है। चलिए अब काम की बात किया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर की बातें शुरू की जाए कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है जो हमें यहाँ पे समझ। सबसे पहला वर्ड आता है न्यूक्लियस के अंदर बेटा जी न्यूक्लियर इनवलॉप। पहला वर्ड क्या आता है बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियर इनवलॉप। हम डायग्राम साथ साथ बनाते हैं, तो आपने कहा सर ये यहाँ पे न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के भी एक नहीं तो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपकी मेम्ब्रेन, एक नहीं कितनी बेटा जी पे दो मेम्ब्रेन है। हमने कहा सपोज बेटा ये है उसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये है बेटा जी उसकी यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन। तो इसकी कितनी लॉक होती है बेटा जी अपने यहाँ पे टू, तो मैं पहला वर्ड बोला बेटा जी डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ऐसा कैसे बेटा यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पहला वर्ड। अब आप कहोगे सर जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन हम इनकी बात करते हैं किसकी बेटा जी यहाँ पे थिकनेस की, किसकी बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे थिकनेस की, तो मैंने बोला बेटा जी थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन 70 to 95 x, कितनी होती है 72। इन जनरल में जैसे सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वैसी थिकनेस हमें यहाँ दिखाई देने वाली है। बट आपको स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आउटर मेम्ब्रेन के बारे में एक चीज को समझ के देखते हैं कि ईआर, इसकी बात करते हैं यहाँ पे ईआर इज ऑलवेज अटैच्ड विद द बेटा जी आउटर मेम्ब्रेन। ऐसे बेटा जिसके बाहर क्या होता है ईआर होता है। ईआर का मतलब क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने कहा बेटा जी आउटर मेम्ब्रेन इज ऑलवेज अटैच्ड विद ईआर, वो हमेशा किससे अटैच है बेटा जी आपका ईआर से। तो आप कहोगे सर अगर आपने यहाँ पे दो मेम्ब्रेन बताई है तो पक्का इन दो मेम्ब्रेन के बीच में क्या होगी बेटा जी यहाँ पे स्पेस भी होगी। हम उस स्पेस को नाम देने वाले हैं बेटा जी आपका पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या नाम देंगे बेटा उसे यहाँ पे। अब तक देखो अपने नाम क्या बोले थे सर, हमने लगातार दो सेल ऑर्गेनल और भी पढ़े थे जिनके दो मेम्ब्रेन थी। एक का क्या नाम था माइटोकॉन्ड्रिया, एक का नाम क्या था प्लास्टिड, और वहां पे भी हमने कहा था दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है और उस स्पेस का नाम क्या होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ मैं चाहूं तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी बोल सकता हूं, बट हमने कह दिया न्यूक्लियर की पेरीफेरी के ऊपर एक कंपार्टमेंट एक स्पेस प्रेजेंट है, हमने उसका नाम क्या रखते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो आपको यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन वर्ड ना याद करके क्या वर्ड याद रखना है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब पॉइंट आता है सर ये स्पेस कितनी होगी, ये स्पेस कितनी होगी, ये यहाँ पे बड़ा पॉइंट आता है। हम ये कहते हैं ये स्पेस वेरिएबल कितना वेरिएबल है, तो मैं कहूंगा 100 से 500x नॉट, या मैं कहूंगा 10 से 15 नैनोमीटर। अब आप कहोगे सर इतना ज्यादा वेरिएशन, तो आपके सामने आंसर लिखा हुआ है बेटा, जहां पे इस तरह से ईआर आ गया वहां पे स्पेस भी क्या होगी बेटा जी आपकी बड़ी हो गई, और जहां पे ईआर नहीं है वहां पे भानु बेटा ये स्पेस कैसी है छोटी हो गई। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा जी। ऑनलाइन वाले बच्चे
अगर ER बाहर की मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यूअस वे में अगर है तो ये पूरी स्पेस क्या होगी बेटा जी, यहाँ पे इंक्रीज हो गई आपके। तो आपने कहा सर इस केस में पेरीन्यूक्लियर जो स्पेस है, न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस प्रेजेंट है वो बढ़ के कितनी हो गई, यहाँ पे 500 हो गई। इसलिए मैं इसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस नहीं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूँ, न्यूक्लियस के पेरीफेरी पे कितनी स्पेस है। तो अगर वो कॉन्टिन्यूएशन हो गया बेटा ER के साथ में, तो ये देखो लुमिनल पार्ट का पार्ट बन गया। किसका पार्ट बन गया, लुमिनल। ये बढ़ याद है ना लुमिनल बेटा जी। आपने कहते उसके साथ आ गया स्ट्रक्चर कितना, ये स्पेस कितनी बन गई हमारे यहाँ पे 500 एक्सट्रोम तक हो गई। बट अगर ये नहीं है तो वो छोटी है, तो ये स्पेस हाईली क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है और साइज कुछ ज्यादा ही वेरी करता है। बताओ मेरे बेटा लक्ष्य, आशुतोष ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी ऊर्जा, यस सर। यस सर। ओके, वंश आ गए हैं, अभी तक चारों गुड़िया नहीं आई है। चलिएगा भाई, यहाँ तक की बातें हुई, समझ में आई ये बातें यहाँ पे। चलिएगा, आपने कहा सर क्या ये इसी तरह से होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन? तो आंसर निकल के आता है नो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इस तरह से नहीं होती। जगह जगह पे इसमें बेटा जी पोर्स होते हैं, जगह जगह इसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। क्यों जरूरी है पोर्स? तो सोच के देखो, आप लोगों ने जो पढ़ा है कि सर इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, क्या होता है इसमें, और सर वो डीएनए काम कैसे करता है, बाय द फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए। आपने 3 प्रकार के आरएनए पढ़े थे, वो एमआरएनए बनाता है, वो टीआरएनए बनाता है, वो आरआरएनए बनाता है। सही बात है भाई, वो आरएनए अगर यहाँ बनेगा और उसे बन के बेटा बाहर जाना है, उसे बन के तो बाहर कैसे जाएगा, और से जाएगा। अगली बात आती है सर जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो हम ये कहते हैं सेल अपने आप को अगर डिवाइड करेगी तो अपना डीएनए कंटेंट भी तो क्या करेगी, डबल करेगी। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन डीएनए क्या होता है बेटा जी, डबल होता है। या डीएनए के ऊपर आरएनए अगर बन रहा है तो अपने आप तो नहीं बन रहा होगा, पक्का उसे एंजाइम बना रहे होंगे, पक्का उसे। और अगर उसे एंजाइम बना रहे हैं तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। तो सर वो प्रोटीन बनाएगा तो राइबोसोम, प्रोटीन कौन बनाएगा, राइबोसोम। और राइबोसोम तो यहाँ नहीं है, राइबोसोम का है सेल के न्यूक्लियस के बाहर बैठे हैं। तो वहां से अगर प्रोटीन बन के अंदर भी आना है तो भैया जी कहां से अंदर आएगा, आप लोगों से कोई तो जगह होगी जहां से एक्सचेंज हो सके। एग्री करते हो ना कशिश जी, कि कुछ तो ऐसी चीज होगी जहां से चीज क्या हो सके, आपकी एक्सचेंज हो सके। और सीखा तो हमने कहा जगह जगह पे ऐसी पॉइंट्स होंगे जहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपसेंट हो गया, दोनों मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगी और बीच में एक छोटी स्पेस को इनक्लोज करेगी। वो स्पेस क्या बन जाएगी, यहाँ पे न्यूक्लियर होल। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मैंने कहा इस न्यूक्लियर नेटवर्क का जो सेकंड पार्ट है, ये तो था मेम्ब्रेन की बात की डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। अब इसका जो अगला पार्ट आता है वो आता है बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियर पोर। इसी इन्वलॉप के अंदर मुझे दूसरी चीज जो दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है बेटा जी, यहाँ पे हमें न्यूक्लियर पोर दिखाई दे रही है, where both membrane get fused। समझते हैं जरा। आपने कहा सर 2 मेम्ब्रेन के टुकड़े हो गए, फ्यूज हो गए, बीच में क्या बन गया बेटा जी, आपका एक्सचेंज ऑफ मेटेरियल के लिए जगह बन गई बेटा जी। आपने कहा सर इस तरह से क्योंकि एक्सचेंज लगातार चलता रहता है पूरे, ऐसा नहीं है कि भाई रुक जाएगा फिर होगा, लगातार चीज एक्सचेंज होती है। ये क्या है बेटा जी, न्यूक्लियर पोर है। तो मैं कहूंगा ये तो और मेम्ब्रेन, ये वाला जो पार्ट हमने बना दिया वो क्या है बेटा जी, यहाँ पे न्यूक्लियर पोर। तो हमने कह दिया इन सेल up to 10% of space of nuclear membrane may be covered by nuclear। हमें कह रहे हैं कि नंबर हाईली वेरिएबल ऐसा है कि सेल में कैसी एक्टिविटी है, सेल में कैसी
एक्टिविटी है उसके बिहार में अगर उसे बहुत ज्यादा सेल की एक्टिविटी को रेगुलेट करना है, बहुत ज्यादा आरएनए बनवाना है, बहुत ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है सेल में, तो आरएनए बहुत सारे बन के बाहर जा रहे होंगे, तो इस केस में उसके न्यूक्लियर पोर का नंबर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा वहां पे, ताकि एक्सचेंज क्या हो सके वहां पे, फास्ट हो सके। तो ये एक सेल में अप टू दी 10% ऑफ द एरिया ऑफ द न्यूक्लियर इनवॉल्व को बेटा जी क्या कर लेता है, ये कवर कर लेता है। मतलब इसका अगर आप एरिया देखो तो उस एरिया का अप्रोक्स 10% तक कैसे बना हो सकता है बेटा, न्यूक्लियर पोर से बना हो सकता है। मैंने कहा अप टू मैक्सिमम लेवल की बात देखी है, ऐसा नहीं हर सेल में इतना ही होता है। ये चीजें सेल की एक्टिविटी के बिहाफ पे क्या करती है बेटा जी, यहाँ पे चेंज करती है, वेरी करती है। कैसे जी बताओ, ये बात समझ में आई? दुष्यंत, अक्का, अनु, वंशिका, आजी ऑनलाइन वाले बच्चे, आशुतोष, ऊर्जा, वंश, बोलो बेटा समझ में आ रही है यहाँ तक की बातें? यस सर। अच्छा सुनिएगा आगे बात। सर यहाँ पे होता क्या है, तो मैं कहूंगा यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, और मैं अगला वर्ड बोलूं बेटा जी, इसका फंक्शन क्या है बेटा जी, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आरएनए प्रोटीन and other material between nucleus and cytoplasm। सर यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए यहाँ से बेटा एक्सप्रेस करता होगा तो उनके बाहर जाता होगा आरएनए बेटा जी यहाँ पे, और प्रोटीन्स बन के अंदर भी आती होगी। या जब डीएनए अपने आप को सिंथेसाइज करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए बनने के लिए जो डिफरेंट टाइप का रॉ मटेरियल चाहिए, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, तो वो सर नाइट्रोजन, सुगर, फॉस्फेट जिनसे डीएनए बनेगा, वो सारा मटेरियल पहले अंदर तो आएगा ना, जिससे डीएनए अपने आप को क्या कर सके बेटा जी यहाँ पे डबल कर सके, अपने आप को सिंथेसाइज कर सके। तो वो सब चीजें एक्सचेंज जो होनी है, बन के अंदर आनी है, या यहाँ से आरएनए बाहर जाना है, ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ होगा बेटा जी, आपका इन्हीं पोर के थ्रू होगा। तो मैं कहूंगा जो भी यहाँ पे कनेक्शन सेट होने वाला है अंदर के फ्लूइड में, अंदर के मैट्रिक्स में, न्यूक्लियोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म के बीच में जो बेटा कनेक्शन सेट होगा वो किसके थ्रू होगा, थ्रू द न्यूक्लियर पोर होगा। आया ना बेटा? चलिए अब एक वर्ड और हम यहाँ पे ऐड करते हैं। कल हमने ये बात आपको बताई थी, अगर आपको याद हो, कि यूकेरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ मिलते हैं। आपसे कहा था या तो साइटोप्लाज्म ट्री में, या होता है ऑर्गेनेली में, और एक बताया था मैंने मेम्ब्रेन बाउंड। और मेम्ब्रेन बाउंड में दो बातें बताई थी, या तो बाउंड होगा ईआर से, या बाउंड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इससे बाउंड होगा। तो आपको यहां भी ये बात याद रखनी है कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन होती है, मे बी बेटा जी इसके साथ क्या बंधे हुए बेटा जी, हमारे यहाँ पे राइबोसोम बंधे हुए। ये बात भी आपको डायग्राम में लेबल करके चलनी है कि सर इसके बाहर क्या हो सकते हैं, हमारे राइबोसोम हो सकते हैं। अंदर वाली मेम्ब्रेन कैसी होती है, स्मूथ होती है, बाहर वाले के साथ ईआरएस के ट्विस्ट में हो सकता है। और अगर वो होगा तो साइज क्या हो जाएगा, पेरिन्यूक्लियर स्पेस का हट जाएगा, और वो अप टू द 500 तक हो जाएगा, वरना बेटा जी 100 रह जाएगा। ये सब बातें हमारी खत्म होती है और हमारा पहला पार्ट कौन सा बेटा जी, फिर न्यूक्लियर इन्वॉल्व ऑफ द न्यूक्लियस खत्म होता है। ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, दो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस भी कवर होती है यहाँ पे, और आपने कहा उस मेम्ब्रेन में आपके जगह जगह न्यूक्लियर पोर होते हैं। हमारा पहला कंपोनेंट खत्म होता है। ठीक बात है। अब आपने कहा सर अगला वर्ड, तो मैंने कहा अगला वर्ड आता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्या वर्ड आता है? आप इस वर्ड को कशिश बेटा जी न्यूक्लियोप्लाज्म भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? देखो नाम को तोड़ते हैं सर, सेल के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है तो हम उसे कहते हैं, वो होता है साइटोप्लाज्म। मैंने कहा न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ है, वो क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियोप्लाज्म। बस नाम है। आपने अभी जब सेलोमनस पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपने कहा था उसमें भी सर एक लिक्विड भरा हुआ है, हमने उसको मैट्रिक्स का नाम दिया था। जब प्लास्टिड में भरा हुआ था हमने उसे स्टोरमा का नाम दिया था, ऐसे नाम दे रहे थे। वैसे मैं कह रहा हूं यहाँ भी तो बेटा जी अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होगा,
एक फ्लूइड भरा होगा जो ट्रांसपेरेंट होगा, सेमी फ्लूइडी होगा, जेली फॉर्म में होगा, जहां पे एक्चुअली डीएनए न्यूक्लियस को जो भी काम परफॉर्म करने वो सारे काम वहां पे होते होंगे बेटा जी। तो मैं कहूंगा एक transparent semi-fluid material that is filled within the nucleus is known as nuclear matrix। एग्री करते हो नहीं करते हो? तो मैंने कहा it is a transparent semi-fluid material filled with the nucleus। आप कहोगे सर इसमें होता क्या है? अगर हमने मान लिया यहाँ पे ऐसे एक लिक्विड है जो भरा हुआ है, बट सर उस लिक्विड में होगा क्या, वो क्या कंटेन करता है? तो हमने कहा चलिएगा ये बात आता है बेटा जी, इट कंटेन, सबसे पहले चीज बताएंगे आप लोग मुझे क्या होगा उसमें अंदर गुड इस न्यूक्लियर मैट्रिक्स में क्या हो सकता है, अभी क्या हो सकता है अंदर इस मैट्रिक्स में, बोलो भाई। अनु क्या हो सकता है इसके अंदर सबसे ज्यादा? अरे डीएनए। डीएनए किसका पार्ट होगा भाई? न्यूक्लियस में डीएनए रहता है ना, वो कहाँ है डीएनए? मतलब इसी के अंदर की स्पेस में कह रहा हूं फ्लूइड भरा हुआ, मतलब इसी फ्लूइड का कंपोनेंट क्या होगा? इसी फ्लूइड में भरा हुआ होगा ना बेटा। तो मैंने कहा सर इसमें प्रेजेंट होगा सबसे पहली चीज बेटा जी क्रोमैटिन। ये क्या होता है बातें की जाएगी आपके साथ बेटा। दूसरा वर्ड यहाँ पे आएगा बेटा जी न्यूक्लियोलस। ये नई चीज आपको पढ़नी है बेटा जी, क्या होने वाला है? ठीक, क्या होगा बेटा जी यहाँ पे प्रोटीन। उसमें क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। आप कहोगे सर किस चीज के प्रोटीन्स? अरे भाई यहाँ पे डीएनए के ऊपर जब आरएनए बनता होगा या डीएनए से डीएनए बनता होगा तो उस टाइम पे बेटा जो भी उसे एंजाइम चाहिए, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होंगे ना इस मैट्रिक्स में। तो मैंने कहा प्रोटीन, आप आगे लिख सकते हो एंजाइम और डीएनए और आरएनए सिंथेसिस आया ना बेटा जी। आप वो भी कह सकते हो रो मटेरियल और डीएनए आरएनए सिंथेसिस। अब आपको सर क्या है ये रो मटेरियल? तो मैं कहूंगा डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो किसके बने होते हैं बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती है हम बायोमोलिक्यूल में आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे चीज को। ये हम कहां पढ़ेंगे? आपके विद इन द बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। तो न्यूक्लियोटाइड्स का बना हुआ होता है बेटा। जब डीएनए आरएनए से आप नाम कहते हो एडेनिन है, थाइमिन है, ग्वानिन है, साइटोसाइन है, ये सब स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं सब बातें करेंगे विद इन द हम जब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे बायोमोलिक्यूल वाला बेटा। पर वो मेनली किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड्स। ये बात समझ में आई बेटा जी? ये हर एक चीज कहां बैठी हुई बेटा जी? आपके यहाँ पे इसी मैट्रिक्स में बैठी है। अब अगर सिर्फ ये सब चीजें इसका पार्ट है तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। प्रोटीन हमें समझ में आ गया, एंजाइम है, रो मेटेरियल समझ में आ गया हमें क्या है यहाँ पे। बट ये दो खास चीज है जो हमें अभी यहाँ पे समझनी पड़ेगी। ये दो खास चीज क्या हो? शुरू करें बेटा इनके बारे में यहाँ। चलिए अभी खास चीज की बात की जाएगी यहाँ पे कि सर क्रोमेटिन क्या हो। हाँ जी बच्चा लोग,